गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया है, मींस सारे लेक्चर अटेंड कर लिए हैं और नोट्स भी रीड कर लिए हैं। अब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें इन क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीडियो तब देखेंगे जब आपने सॉलिड स्टेट पूरा अटेंड कर लिया हो अपनी क्लास में, ट्यूशन पे या कहीं पर भी, या मेरी वीडियो में से कहीं से भी आपने देख लिया है। ये उसके बाद का है, एग्जाम से जस्ट पहले आप इस वीडियो को देखेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। Why are solids rigid and have definite volume? Solids rigid means hard इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो constituent particles होते हैं उनमें strong intermolecular force of attraction होता है। और definite volume क्यों होता है? क्योंकि particles की position fix है and they are not free to move about, so definite volume होता है। Next question है, define the term amorphous. A stands for no, morph stands for shape. इसका असली meaning है no shape. Give example. Amorphous solid is that in which the constituent particles are not regularly arranged throughout. For example, glass, plastic, rubber, cellulose. Amorphous solid में जो constituent particles होते हैं उनका arrangement irregular होता है। What are crystalline solids? How are they converted to amorphous? देखो, solids two types के होते हैं, एक amorphous और एक क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, विच इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लास। एमॉर्फस सॉलिड होता है ग्लास, उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम क्वार्ट्ज कहते हैं, ये क्रिस्टलाइन है। अब अगला क्वेश्चन था, कैन वी कन्वर्ट क्रिस्टलाइन टू एमॉर्फस? यस ऑफ कोर्स। कैसे? आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को पहले आप मेल्ट कर दीजिए और फिर उसे रैपिडली कूल कर दो। रैपिडली कूल करने का मतलब है तुमने पार्टिकल्स को सेट होने का टाइम नहीं दिया, वो इरेगुलरली अरेंज्ड हो गए। क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? यस, हम क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में बदल सकते हैं, एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में भी बदल सकते हैं। क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। मैं बार बार कह रही हूँ ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपके यूटी में आते हैं, आपके हाउस टेस्ट में आते हैं। क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। पॉलीयूरेथेन, जिसके आगे पॉली लगा हो वो एमॉर्फस होता है। टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर है, ये भी आपका एमॉर्फस है। सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड फाइबर ग्लास। ग्लास वर्ड कहीं पर भी लगा हो एमॉर्फस होता है। नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटाशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब आयोनिक और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। कॉपर, ये सब क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। आयोनिक सॉलिड्स, जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें ये सारे दे रखे थे कंपाउंड्स, मैंने यहाँ लिखे नहीं, सीधा आंसर लिखा है। देखो आयोनिक सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। अमोनियम फॉस्फेट, मैंने अभी बोला, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ये सब आयोनिक सॉलिड्स होते हैं। LiBr, लिथियम ब्रोमाइड, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड। कोवेलेंट सॉलिड्स, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नॉर्मली कार्बन का खानदान होता है ये। मेटालिक सॉलिड्स, टिन, रुबीडियम, ब्रास, ब्रास एक मेटल नहीं है, एलॉय है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉर्मली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आते हैं। यूरिया, अमोनिया, वाटर, आर्गॉन, I2, P4, ये सब इसमें आते हैं। अमोनिया और वाटर हमारे H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, और जो आर्गॉन है, I2, यूरिया और P4, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेट फॉर 1 मिनट। Refractive index of a solid is same in all the directions. What type of solid it is? Will it show clean or irregular cleavage? अगर आपने वो पढ़ा हो, सारा लेक्चर अटेंड किया है, आपको अच्छी तरह से पता है कि सॉलिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। जो एमॉर्फस होते हैं ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सभी डायरेक्शंस में सेम होता है, यानी कि ये शो करते हैं आइसोट्रोपी। तो क्वेश्चन है कि कौन सा सॉलिड है। अब उसने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है सारी डायरेक्शन में, पक्का ये एमॉर्फस होगा। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसका क्लीवेज रफ या इरेगुलर होता है। शो इरेगुलर और रफ, इट्स नॉट क्लीन, शो रफ और इरेगुलर क्लीवेज। एमॉर्फस है और इसका क्लीवेज है इरेगुलर, राइट। ये क्वेश्चन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी डायरेक्शंस में सेम है, मीन्स ये एमॉर्फस सॉलिड है। अब बोलता है इसका क्लीवेज कैसा है, क्लीन या इरेगुलर? इरेगुलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉलिड है ए इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट? एक सॉलिड है, वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी। ये कौन है? एमॉर्फस आंसर भी ठीक है और इसका कोवेलेंट आंसर भी ठीक है। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे कोवेलेंट सब्सटेंसेस इंसुलेटर होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट? आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, क्योंकि उसमें आयोन्स टाइटली हेल्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते। लेकिन मोल्टन स्टेट में ढीले हो जाते हैं तो वो मूव करते हैं। आयोन्स की मूवमेंट को ही तो हम कंडक्टिविटी कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर? मैलिएबल, डक्टाइल। अरे ये तो तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। मेटालिक सॉलिड्स। डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी एंड इन सीसीपी स्ट्रक्चर? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक लैटिस में पर्टिकुलर स्फेयर को जितने टच कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ स्फेयर्स टचिंग अ पर्टिकुलर स्फेयर इन लैटिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में 8 होता है। कैसे? बीसीसी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल में सारे कॉर्नर्स पे पड़े होंगे और एक बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर पड़ा उसको 8 टच कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। सीसीपी और एचसीपी और एफसीसी एक ही बात है। इसमें 12 कैसे है? अगर आपको याद हो 3D अरेंजमेंट, उसमें जब पार्टिकल्स रखे जाते हैं अपनी स्फेयर्स में 6 टच कर रहे थे, 3 ऊपर कर रहे थे और 3 नीचे कर रहे थे। 6 अपने प्लेन में, 3 अबव एंड 3 बिलो, हो गए ये 12 पूरे। तो ऐसे है। मैं बार बार कह रही हूँ लेक्चर अटेंड करे हुए हैं तो ही समझ आएगा, नहीं तो आप क्रैम ही कर सकते हो खाली। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट? पहली बात, लैटिस पॉइंट होता क्या है? यूनिट सेल के कॉर्नर पे हम डॉट दिखाते हैं ना, ये लैटिस पॉइंट है। ये लैटिस पॉइंट का मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है? आयोन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कर्नल भी हो सकता है। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक एंड आयोनिक क्रिस्टल। क्वेश्चन है कि आयोनिक क्रिस्टल में और मेटालिक क्रिस्टल में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, और उसका बेसिस बताओ, वजह क्या है। बोथ हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो हो गई सिमिलैरिटी। अब क्वेश्चन है किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मेटालिक सॉलिड्स कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। रीजन क्या है? वजह क्या है? बेसिस क्या है? बेसिस ये है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें जो हमारा सॉलिड है, आई मीन आयोनिक सॉलिड, उसमें आयोन्स मूव नहीं कर सकते। वो केवल मोल्टन स्टेट में ही गुड कंडक्टर बनेंगे, क्योंकि मोल्टन स्टेट में आयोन्स थोड़े से फ्री हो जाते हैं। तो इसके सॉलिड में इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे? अरे इलेक्ट्रॉन माउस की तरह होता है, किधर भी निकल जाता है, कहीं से भी भाग जाता है, बट आयोन्स को स्पेस चाहिए होता है मूव करने के लिए। वाई आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल? हार्ड का तो आपको पहले मीनिंग बता दिया, इंटर पार्टिकल फोर्सेज वेरी स्ट्रांग होते हैं। ब्रिटल क्यों होता है? ये बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, आयोनिक बॉन्ड। ये नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है? देखो, नॉन डायरेक्शनल का मतलब है यहाँ पे सोडियम बैठा हुआ है, क्लोराइड इधर से आएगा चिपक जाएगा इसके साथ, यहाँ से आएगा चिपक, यहाँ से आएगा चल चिपक, मतलब जहाँ से भी आएगा ना इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा इसके साथ। इसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। कहीं से भी एनायन आए उसको दे नहीं देखता, ओए तू यहाँ से आ रहा है कि वहाँ से आ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, बस वो चिपक जाता है। इसे बोलते हैं बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। 14 क्वेश्चन, डिफाइन क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल। देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? इट इज 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस, यानी कि इतना टुकड़ा जो सोडियम का है या सिल्वर का, गोल्ड का, उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसमें कौन बैठा है? बड़े सारे एटम्स बैठे हुए हैं। वो एटम्स कैसे बैठे हैं? उनका 3D अरेंजमेंट है। 3D मीन्स नीचे भी लेयर है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, ऊपर है। इन 3D अरेंजमेंट को ही हम, मतलब अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। What is unit cell? It is the smallest portion of space lattice which when repeated again and again to give the complete lattice. मतलब इस पूरे लैटिस में, आप लैटिस को वॉल मान लो, दीवार किससे बनी होती है? ब्रिक से बनी होती है। तो ब्रिक कौन है? वॉल का वो छोटा पोर्शन जिसको बार बार रखने से वॉल बनी। ऐसे ही हमारी सॉलिड की दुनिया में जो कंप्लीट लैटिस होता है, सिल्वर का टुकड़ा है या गोल्ड का या आयरन का, हम देखते हैं उसमें ना सेम पैटर्न ना लगातार रिपीट हो रहा है।
उस छोटा पैटर्न जिसके ऐसा एहसास होता है कि अरे ये बार बार यही रखा हुआ है, तो वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है स्पेस लैटिस का, जिसको बार बार रखा जाए तो कंप्लीट लैटिस मिलता है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। जैसे वॉल का यूनिट सेल ब्रिक होता है, हमारे सॉलिड का यूनिट सेल होता है। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स एससीसी होता है सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर पड़े होते हैं। बीसीसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पर भी होते हैं, एक बॉडी के अंदर होता है। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूब, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे कॉर्नर्स पर भी हैं और फेसेस पर भी हैं, एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो सीपी एट कॉर्नर, सीपी होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड ऑल 6 फेसेस। ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूब, इसमें सारे कॉर्नर्स पे है और जो पार्टिकल्स हैं 2 ऑपोजिट फेसेस पे होते हैं, आमने सामने दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी 2 ऑपोजिट फेसेस पर होते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड? और जेड का मतलब होता है रैंक या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन जेड इन एससीसी 1। देखो 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 यहां से देखो, ये एससीसी है, जो पार्टिकल कॉर्नर पर बैठा है उसका 1/8 पार्ट इससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये क्यूब 8 क्यूब से घिरा हुआ है, एक यहां इमेजिन करो, एक इसके पीछे पीछे और 4 बिल्कुल इसके ऊपर, तो ये वाला कॉर्नर 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो भी पार्टिकल होगा उसका 1/8 शेयर ही होगा। तो एससीसी में 8 कॉर्नर्स होते हैं और सबका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में 1 आएगा। बीसीसी में हम यहाँ देखते हैं सारे कॉर्नर्स का मिला के 1, जो इसके बॉडी के अंदर पड़ा है वो पड़ोसी शेयर नहीं करेगा, तो वो इसी का है, सबका मिला के 1 + 1 2 आ गया। 8 × 1/8 + 1 यानी कि 2। उसके बाद है इन केस ऑफ एफसीसी, आपको पता है फेस पे जो भी पार्टिकल पड़ा होता है, अब इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख दो तो ये वाला पार्टिकल आधा इसके हिस्से में आएगा, आधा इसके ऊपर वाले में, मीन्स विच पार्टिकल प्रेजेंट एट द फेस विल बी गिविंग इट्स हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड दिस यूनिट सेल। इसका हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसके लिए, हाफ 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 हाफ, कितने हो गए? 6 × हाफ 3 हो गए, 3 + 1 4, तो इसका रैंक 4 है। हम इसको ब्रीफिंग कर सकते हैं, Z जो है एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है और ईसीसी में भी 2 होता है, क्योंकि हाफ हाफ ये लगा लो, सबका मिला के 1। ओके, सो हाउ मेनी लेटिस पॉइंट्स आर देयर इन एफसीसी? फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड। एफसीसी में देखो पॉइंट्स कितने, उसे बोला डॉट्स कितनी है, डॉट्स हैं 8 ये 6 ये 14 है, और बॉडी वाली में डॉट्स होती हैं 8। फिर यहाँ पे लिखा है एफसीसी एफ सेंटर्ड टेट्रागोनल, या टेट्रागोनल हो या क्यूब हो, है तो फेस सेंटर्ड ही ना, तो 14 आएगा, 14 एंड इसमें आएगा 9। पॉइंट्स पूछ रहा है कितने आएंगे, पॉइंट्स तो उतने ही आएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर वही बात, लेक्चर याद आपको है तो AB अरेंजमेंट को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ABC अरेंजमेंट को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स, जैसे कि 3 नीचे स्फेयर पड़े हैं, एक इसके ऊपर रखा हुआ है, तो बीच वाली खाली जगह को हमने टेट्राहेड्रल वॉइड बोल दिया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेसिकली सराउंडेड बाय 6 स्फेयर्स। कैसे? देखो 3 ये नीचे ऐसे पड़े होते हैं और ऊपर के 3 उल्टे पड़े होते हैं, 2 इधर को 1 इधर को, बीच वाले होल को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ना बने तो ये बना के दिखा देना एग्जाम में। नेम द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर का मतलब है यूनिट सेल में क्या होता है, मेजरमेंट, साइड्स होती हैं और इनके बीच का एंगल होता है, इसी को पैरामीटर्स कहते हैं। ये देखो एज लेंथ ABC, चांस की बात है उसमें सेम था बट है तो 3 साइड ना, यूनिट सेल की 3 साइड्स होती हैं A, B और C, और उनके बीच के एंगल्स अल्फा बीटा गामा बिटवीन देम। जो अल्फा होता है वो B और C के बीच में होता है, बीटा जो होता है A और C के बीच में होता है, गामा A और B के बीच में होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP लैटिस? जो HCP लैटिस का मतलब होता है CCP और इसका मतलब होता है FCC, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP। लेकिन HCP में अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, ये कुछ ऐसी है, एक हेक्सागन ऊपर एक नीचे, ये देखो 2 हेक्सागन आपस में जुड़े हैं, इसमें अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे तो वो 6 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके कॉर्नर्स 8 नहीं है, इसके कॉर्नर 6 बन रहे हैं, यहाँ भी 6 बन रहे हैं और फेसेस भी इसको उस हिसाब से बनेंगे, तो आप ये इसका 6 है Z रैंक HCP का।
इन अ सॉलिड एक्स वाई एक्स एटम्स आर इन सीसीपी अरेंजमेंट। देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, जो बंदा सीसीपी बना रहा होता है, एक्स सीसीपी बना रहा है ना, तो एक्स के चरणों में 1 लगा दो। जो भी सीसीपी बनाएगा, लेटिस बनाएगा, उसके चरणों में 1 लगा दो। नाउ इट सेज कि वाई एट ऑल ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा पे है कौन, वाई, वाई के चरणों में पहले तो 1 लगाओ। ऑक्टा के नाम का 1 लगता है, जब भी ऑक्टाहेड्रल लिखा हो 1 लगा दो। अब क्या लिखा है, सारे, सारे मीन्स 1 का 1 छोड़ दो, तो आंसर क्या आ गया, एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूबिक सॉलिड है, यूनिट सेल, पी एटम सारे कॉर्नर्स पे पड़ा है। देखो जो बंदा सारे कॉर्नर्स पे पड़ा होता है, कॉर्नर्स होते हैं 8 और उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8, यानी कि P जो है वो 8 है और कंट्रीब्यूशन 1/8। क्यू भैया कहाँ पड़े हैं, क्यू भाई बॉडी में पड़ा है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इतना ही, क्योंकि बॉडी वाला कोई शेयर ही नहीं करता, तो आंसर आ गया PQ। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ an atom located at corner and at body center of a cubic unit cell is the part of its neighboring unit cell। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर एक पार्टिकल कॉर्नर पे पड़ा है तो पड़ोसी के साथ उसका कितना हिस्सा शेयर होगा, ऑफ कोर्स 1/8, क्योंकि 8 पड़ोसी हैं, इसके सबको 1/8 मिलता है। फिर कहते हैं जो बॉडी में पड़ा है वो पड़ोसी के साथ कितना शेयर होगा, 0, बॉडी वाला पड़ोसी क्यों शेयर करेगा। सो इसका आंसर है 1/8 और दूसरे का आंसर है नॉट शेयर्ड बाय नेबर, यानी कि 0 है इसका कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स मेड बाय 0.5 मोल ऑफ अ कंपाउंड इफ इट फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो अगर आपको लेक्चर याद हो, मान लो इतने स्फीयर्स हैं 100, इफ 100 स्फीयर्स आर देयर, तो इससे 200 टेट्राहेड्रल वॉइड पैदा होते थे और 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पैदा होते थे, यानी कि 100 स्फीयर से 3 गुना वॉइड्स पैदा हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो उसने ये पूछा है भाई 0.5 मोल कंपाउंड है, उसके कितने टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पैदा होंगे। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो बताया 3 गुना पैदा होते हैं, 0.5 इंटू 3। अच्छा ये तो मोल था, तो मोल को हमने उसमें भी तो कन्वर्ट करना है ना नंबर में, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इतने वॉइड्स तो हैं टोटल। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं। यहाँ से हमको साफ पता चल रहा है जितना एलिमेंट होगा ना उसका 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल होगा, मीन्स VT कितने प्रोड्यूस होंगे, 0.5 इंटू 2। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। अगर ऑक्टा पूछता तो उतने ही आते हैं, 0.5 मोल ही आते। ये रूल होता है, रेशियो 2:1 का होता है इनका। 24 क्वेश्चन, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M and N, N फॉर्म CCP। अभी बोला ना जो CCP बनाता है उसके चरणों में 1 लिखेंगे, लिख दिया। M जो है ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ VT, VT के नाम का 2 लगाओ। याद है पीछे ऑक्टा था, हमने 1 लगाया था, VT है तो 2, अच्छा 2 लगा दिया। फिर देखेंगे कितने में है भाई तू, 1/3 में, इंटू 1/3 लगा दो, तो ये हो जाएगा N1 M2/3, 3 यहाँ ले जाओ तो N3 M2 और M2 N3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन ACC, BCC एंड FCC। वेरी फर्स्ट थिंग, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें कहती हूँ क्यूब है, इसमें ना अच्छी तरह से बॉल्स भर दो, पूरी पूरी भर दो। तुम जितना मर्जी बॉल्स को टाइटली पैक कर लो, एम्प्टी स्पेस तो बचेगा ही बचेगा। वही मैंने तुमसे पूछना है बच्चों, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ, तो उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 कर दो, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कितने आइटम है, 8, नो 8 दिख रहे हैं, अभी तो हमने पता लगाया 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, टोटल तो 1 ही हुआ ना, इसमें पार्टिकल 1 है और हर एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³। तो SCC में एक्चुअल वॉल्यूम इतना कवर होएगा और इसका कितना है वॉल्यूम पूरे का, ये है A³ इसका वॉल्यूम है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, हमने सॉल्व तो कर लिया, A है या R है, हमें A और R का रिलेशन भी तो पता होना चाहिए। अब ध्यान रखना SCC के केस में A और R का रिलेशन देखो, ये है ना, ये इसका असली सीन ये है, ये जो लाइन है ये है, ये बॉल्स ऐसे नहीं पड़ी दूर दूर चिपकी होती हैं, तो हम ऐसे क्यों दिखाते हैं, अरे समझ कैसे आएगा, अगर मैं बॉल्स पूरी बना दूं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, तभी हम डॉट से दिखाते हैं। ये डॉट असल में एटम होता है, इतना बड़ा टच कर रहे होते हैं, ये सीन है। अब खुद ही बताओ, ये एज लेंथ पे 2 R आ रहा है,
तो हम लोग ए क्यूब की जगह पे 2r का क्यूब लिख देंगे। आंसर आ गया ये, और परसेंटेज निकालेंगे तो 52% आ जाएगा। 52.4% भी लिख सकते हो, 0.4%। ठीक है। बीसीसी में पहले तो फॉर्मूला लगाया, वही 2 यानी कि Z2 होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ भी हमें ए और आर का रिलेशन पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये तीनों टच कर रहे हैं, ये दोनों टच नहीं कर रहे। अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे ये कितना है। ये असल में इसका सीन दिखाऊं तो सीन कुछ ऐसा है, तिरछी लाइन का ऐसे, यानी कि ए बी की जो लाइन है ना उसके ऊपर 4r आ रहा है, आर 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 आर, यानी कि ए बी वाली लाइन 4r के इक्वल है। और ये ए बी है AC² प्लस BC²। आपको पता है फेस डायगोनल कितना होता है, √2a के इक्वल। BC किसके इक्वल है, a के। तो AB यानी कि ये वाली लाइन इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 2a² प्लस a², तो ये आ जाएगा √3a। और ये खुद किसके इक्वल थी, 4r के। 4r इक्वल टू √3a। ये r और a का रिलेशन है BCC के लिए, रटना है हमको। और भी बड़े सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आते हैं। तो a इक्वल टू 4/√3r, इसको यहाँ पुट कर दो और आंसर आ जाएगा 68%। अब आ जाते हैं FCC में। FCC में ये तीनों टच कर रहे हैं। अगर मैं ऊपर का सीन दिखाऊं AC का सीन, तो AC का सीन ऐसा है कुछ। इस AC के ऊपर 4r आ रहे हैं, 4r आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ ट्राइंगल बना रहा है। ये साइड A है, ये भी A है, ये हमको पता लगानी है। तो AC इज इक्वल टू a² प्लस a² √2a, और AC खुद किसके इक्वल था, 4r के। तो 4r इक्वल टू √2a, ये रिलेशन है A और R का FCC के लिए। ये रटना है आपको, ये भी याद रखना है, और एक ये याद रखना है। ये SCC में था, ये BCC में, ये FCC में। याद कैसे रखेंगे, बॉडी डायगोनल बहुत बड़ा होता है तो 4r इक्वल टू √3a। फेस डायगोनल छोटा सा होता है तो √2a। 4r a √3 √2 हो गया याद। अब हमें यहाँ पे a क्यूब की जगह 4/√2r का क्यूब करना है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड आ जाएगा इस फॉर्मूले से 74%। तो अनऑक्यूपाइड कितना है, एम्प्टी कितना है, ऑफकोर्स 100 - 74 26% आ जाएगा। कैसे पड़ा हुआ है, वॉइड्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज r एंड रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग इज r, ड्राइव रिलेशन बिटवीन r एंड छोटा r। देखो, किसी एक एंगल से देखने पर ये 4 स्फेयर्स जुड़े हुए हैं, इनके बीच में जो खाली जगह है ना, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उस खाली जगह को हमने गोले से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और ये देखो, अगर मैं बड़ा सा सीन बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा। अगर बड़ा सीन बनाऊं तो लाइक दिस, ये वॉइड है हमारा। ये यहाँ से मिलाओ जरा एक बार, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस लाइन के ऊपर क्या आ रहा है, एक बड़ा r प्लस छोटा r प्लस छोटा r प्लस बड़ा r। ये देखो, ये वॉइड का रेडियस छोटा r है और ये स्फेयर का रेडियस r है। इस पूरी लाइन पे इसको हमने जो भी नाम दिया है, मैंने यहाँ पे नाम दिया है BC, इसे हम कहते हैं BC। जो BC है ना 4r के इक्वल है, बट 2r प्लस 2r, एक छोटा एक बड़ा है। और ये किसके इक्वल है, अभी देख लेते हैं। देखो, इस राइट एंगल ABC में AC इक्वल टू AB², यानी कि दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, एज लेंथ के। a² प्लस a² √2a आ जाएगा। AC खुद किसके इक्वल था, 2r प्लस r। इन दोनों को इक्वेट कर दो, √2a इक्वल टू 2r प्लस r। बस इसको सॉल्व करते जाओ तो r इक्वल टू 0.414r आ जाएगा। मैं एक एक पढ़ के सुनाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लोगे याद हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, राइट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, पॉइंट इज टू बी नोटेड। इस यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है। फॉर्मूला होता है मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम तो a क्यूब होता है, कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, है ना। ओके, मास क्या है, नंबर ऑफ स्फेयर्स इनटू मास ऑफ ईच स्फेयर। नंबर ऑफ स्फेयर्स को बोलते हैं z, और मास ऑफ ईच एटम या स्फेयर का फॉर्मूला होता है m अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये आ गया फॉर्मूला। जाम न आए 3, व्हाट इज डेंसिटी, जाम न आए 3, d इज डेंसिटी, z इज रैंक, m इज द मोलर मास, n0 इज द एवोगैड्रो नंबर, a क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर m मोलर मास होगा तो n एवोगैड्रो होगा। अगर m मोलर मास नहीं होगा, अदर मास होगा, तो ये एवोगैड्रो की जगह नंबर ऑफ एटम्स होगा खाली।
ठीक है, याद रखना कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें मोलर मास नहीं दिया होता, सीधा बोलेगा 100 ग्राम में कितने एटम्स हैं, तो इसको 100 ले लेंगे और इसको नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। एवोगैड्रो तब लेते हैं 6.02 जब ये मोलर मास होता है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद मोलर मास इतना किलोग्राम पर मोल, पॉइंट इज टू बी नोटेड इट इज गिवन इन किलोग्राम। अब आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा, डेंसिटी का भी ऐसा ही होना चाहिए। फॉर्म्स cubic unit cell with edge length 405 picometer if its density is 2.7 into this. Density given, edge length A is given, nature of the cubic unit cell. Nature का मतलब है we have to calculate Z. Z अगर 1 आएगा तो बोलेंगे SCC, 2 आएगा तो BCC, 4 आएगा तो FCC। चलो फॉर्मूला लगाया यही, Z इक्वल टू D इंटू एवोगैड्रो इंटू A क्यूब अपॉन M। ये था 2.7 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और एन नॉट तो वैल्यू फिक्स है 6.02, ये हमने कर दिया 405 इंटू 10 की पावर -12 क्यों किया, बिकॉज 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर्स। तो यहाँ पिकोमीटर था, इंटू हमने ये कर दिया अपॉन 2.7 इंटू 10 की पावर -2, और आंसर आ गया हमारा 4। वैसे करेक्ट आंसर 3.9 आता है, 3.9 इज जस्ट इक्वल टू 4। मैंने अभी बताया 4 होगा तो ये FCC स्ट्रक्चर है। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट बताती हूँ, देखो भाई तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कौन करे, इतना टाइम वेस्ट। तो हम क्या करते हैं, 405 को 4.05 इंटू 10 की पावर 2 लिख देते हैं इंटू 10 की पावर -12। अब इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64। अब ये 0.05 है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो आप 64 ही लिख दीजिए इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -36। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 64 इंटू 10 की पावर -30, ये यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्यूब को सॉल्व करते हैं। हम 405 को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, जिसका ज़्यादा दिल कर रहा हो तो 65 लगा दो, आंसर में कितना फ़र्क आ जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। How can you determine the atomic mass of an unknown metal if you know its density? Very simple, फॉर्मूला लगा दो, जाम ना आए 3 तो मास निकल आएगा। यही आंसर है इसका। ओके, नियोबियम एक एलिमेंट है, क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर। इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर cc, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम इफ इट्स एटॉमिक मास इज 93। हमें R निकालना है, R तब निकलेगा जब A निकलेगा। जाम ना आए 3 वाला फॉर्मूला लगाया, उसको रिशफल क्यों किया, A क्यूब निकालना था ना, जाम ना आए 3, ये देखो फॉर सारी वैल्यूज पुट कर दो। BCC है तो Z2 होगा, मोलर मास 93 है, डेंसिटी 8.55 है, N एवोगैड्रो नंबर है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसका क्यूब रूट निकाल लो तो A निकल आएगा। ठीक है, अच्छा A निकालने के बाद फिर ये फॉर्मूला लगाना है। याद होगा तुम्हें BCC के लिए, अगर हम BCC के लिए देखें 4R इक्वल टू √3A के इक्वल था, ये फॉर्मूला लगाया, सो R इक्वल टू √3A अपॉन 4, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इट इज़ 14.29 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू FCC लैटिस, यानी कि Z इज 4, एज लेंथ इज गिवन, ऑलरेडी गिवन इन सेंटीमीटर्स, डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद द मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92। कहता है डेंसिटी निकालो, क्या इतनी आ रही है, दे रखा है आंसर, बस पूछ रहे कि क्या इतनी डेंसिटी आएगी। हमें क्या, हमें तो फॉर्मूला लगाना है, समान ढूंढना है, पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। 8.96 है, तुम जो भी अपना करोगे कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल लेना। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस इफ A इक्वल टू इतना, डेंसिटी इतनी, कैलकुलेट एटॉमिक मास। फिर दोबारा जाम ना आए 3 वाला फॉर्मूला लगाया, मेक श्योर ये ग्राम पर cc है, सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर में है, बस इसका ध्यान रखना होता है खाली, और आंसर होता है यूनिट होता है मोलर मास का ग्राम पर मोल। 33rd क्वेश्चन, गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर है, रेडियस इज गिवन, क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल, व्हाट इज द एज लेंथ, A निकालना है। अगर आपको याद हो FCC में 4R √2A के इक्वल था, यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि R दिया हुआ है, A पूछा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया, इतने नैनोमीटर आ गया। आप इसको ऐसे रहने दो तो नैनोमीटर में आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो मीटर में तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर्स, पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ इफ मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर।
रेडियस गिवन है, ए निकालना है कौन ये? क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि FCC। CCP और FCC एक ही बात होती है, तो फॉर्मूला वही 4R इक्वल टू √2A लगेगा। ये देखो R गिवन है, A निकालना है, तो कैलकुलेट कर लो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। इसका फॉर्मूला है 1/A³। 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हो तो फॉर्मूला है 1/A³। तो 1/this का क्यूब आ जाएगा और ये यूनिट सेल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 35th क्वेश्चन, ये सारे न्यूमेरिकल्स खुद अपने हाथ से आपको करने पड़ेंगे। An element has BCC structure with cell edge of 288 picometer. The density of element is इतना. How many atoms are present in 208 gram of the element? देखो ये मोलर मास नहीं है, अदर मास है, तो हम भी एवोगैड्रो की जगह कुछ और लिख लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स, BCC स्ट्रक्चर है, Z2 है, मोलर मास की जगह 208 दे रखा है, तो हम भी एवोगैड्रो की जगह नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे सीधा। A का क्यूब, A कितना है, ये 288 पिकोमीटर। इस पिकोमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, 288 इंटू 10 की पावर -10 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर्स होता है। ये ध्यान रखना होता है यूनिट्स का, न्यूमेरिकल्स में यहीं पे बच्चे फंसते हैं। तो n आ गया आपका, आंसर आ जाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। आयरन का BCC स्ट्रक्चर है, एज लेंथ इतना पिकोमीटर है, डेंसिटी ग्राम पर सीसी, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास भी गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन, 56 है एटॉमिक मास। जामना है 3 का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो एंड इट इज डन। अब आप कहेंगे मैम तो इतनी आसानी से बताती जा रही है, हमें प्रॉब्लम आती है। नहीं आएगी, 1-2 न्यूमेरिकल्स करोगे अपने आप आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, क्रोमियम का BCC स्ट्रक्चर है, एज लेंथ इतना है, रेडियस निकालो। BCC में क्या रिलेशन था, 4R इक्वल टू √3A। A गिवन, R टू बी कैलकुलेटेड, निकाल लो। फिर इट सेज कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2 है। अच्छा वो आंसर वही किया हुआ है, पहले A आपने R निकाल लिया, फिर वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड डेंसिटी ऑफ द क्रोमियम, तो डेंसिटी निकाल लो। नंबर ऑफ एटम्स तो 2 ही आएगा, क्यों BCC स्ट्रक्चर है, तो BCC ही आइडिया हो गया। एक आंसर ये रहा, डेंसिटी हमने ये निकाल ली। 38 नियरेस्ट नेबर Ag एटम्स इन Ag क्रिस्टल आर 287 पिकोमीटर अपार्ट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ Ag और Ag शोज FCC स्ट्रक्चर। देखो इसमें कितने ट्विस्ट हैं। पहला, डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमको A चाहिए, A इज नॉट गिवन, रादर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे दिया। लेट मी टेल यू, D इक्वल टू 2R होता है, राइट। और अगर ये किस में है, ये अपार्ट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस, तो आपने करना क्या है, डेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए आपको A³ चाहिए। A³ के लिए आपको सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यही जो 4R इक्वल टू 4R की जगह हम 2D लिख देंगे, √2A आ जाएगा। यहाँ पे ये मिसिंग था, FCC होना चाहिए, इट इज़ नॉट गिवन FCC, ठीक है। FCC होगा तभी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, FCC वॉज मिसिंग। FCC है √2A इक्वल टू 4R है ना, 4R की जगह आप 2D लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 2R 1D के इक्वल होता है, तो 4R 2D के इक्वल हो जाएगा। पहले यहाँ से आप A निकालेंगे, इस A को यहाँ पुट करेंगे, फिर हम डेंसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का भी पता चल गया। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय मैच बॉक्स। फिर से मैं वही बात कहूँगी, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का था, CTO मात्री है वाला फॉर्मूला था। उसमें जो मैच बॉक्स होती है ना, इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, बट सारे एंगल इक्वल होते हैं। ऐसी शक्ल ऑर्थोरोम्बिक की होती है, तो आंसर है ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरस्टिशियल्स एंड इंटरस्टिशियल साइट। देखो मैंने अगर एटम्स को क्लोजली पैक किया, ठीक है, जितना मर्जी बॉल्स को टाइटली पैक कर लूँ, खाली जगह तो बच ही जाती है। इस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अगर कोई और एटम इस इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठ जाता है तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल साइट इज द खाली जगह एंड इंटरस्टिशियल इज दैट बंदा, दैट स्पीशीज जो खाली जगह को ऑक्यूपाई करता है। Interstitial sites are the vacant spaces present in lattice and the interstitials are the atoms or ions occupying that खाली जगह। Define defect or lattice imperfection.
डिफेक्ट किसे कहते हैं? इट इज़ एनी डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल। इस लाइन का ये मतलब है सारे पार्टिकल्स एक क्रिस्टल में ऐसे बैठे हुए थे, अचानक से एक पार्टिकल गायब हो गया, बैठता ही नहीं, खाली जगह छोड़ दी, लो जी आ गया डिफेक्ट। किसी भी तरह का डेविएशन, एक रेगुलर अरेंजमेंट में कोई भी कमी आ जाए किसी भी तरह की, उसे हम कहते हैं डिफेक्ट। ये डिफेक्ट होता है 3 टाइप्स का, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है? जिसमें डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूले में चेंज नहीं आता। आफ्टर डिफेक्ट देयर इज नो चेंज इन द रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन। फॉर एग्जाम्पल शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, ये सब स्टोशियोमेट्रिक में आते हैं। नॉन स्टोशियोमेट्रिक में क्या होता है? डिफेक्ट के बाद फॉर्मूला बदल जाता है, यानी कि कैटायन और एनायन की संख्या में बदलाव आ जाता है, उसे हम कहते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक। ये 2 टाइप्स का है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखते हैं आगे है कि नहीं, ये तो लेक्चर में तो है ही है, आप लेक्चर से पता लगा लो। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक एंड इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट दोनों में पाया जाता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है? ये रहा सिलिकॉन, मैंने इसको मेल्ट किया, ऊपर से मैंने एक चुटकी फास्फोरस डाल दिया, तो इसे कहते हैं डोपिंग, यानी कि ऊपर से मैंने इम्प्योरिटी डाली, जानबूझ के डाली। ऐसे डिफेक्ट को एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं, मैंने बाहर से पैदा किया है, मैं डिफेक्ट पैदा करना चाहती थी, उसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें हम इम्प्योरिटी बाहर से ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अब ये डिफेक्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड है सारा। डिफेक्ट वाली वीडियो मेरी अपलोडेड है, देख के फिर ये कर लेना, ये देख के उसको कर लेना, एक ही बात है। डिफाइन शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस, NaCl, KCl, LiCl। ये अल्कली मेटल हैलाइड शो करते हैं और इस वाले केस में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कुछ जो होते हैं स्पीशीज आयोन्स छोड़ के चले जाते हैं। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि एक कैटायन होता है, अपनी जगह को छोड़ के ना, मान लो एक कैटायन एनायन पड़े हुए हैं, ये अपनी जगह को छोड़ के ना बीच में घुस जाता है खाली जगह पे, यानी कि कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओन लैटिस एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, उसे हम कहते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। अब ये यहाँ आ जाएगा ना, इसको अब इंटरस्टिशियल कहने लग जाएंगे हम लोग, क्योंकि इसने खाली जगह पे आके बैठा। AGBR ZNS, AGBR का एग्जाम्पल हम शॉर्टकी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि AGBR दोनों डिफेक्ट शो करता है। नेम द कंपाउंड विच शोज बोथ शॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, AGBR। अल्कली मेटल हैलाइड डोंट शो फ्रेंकेल डिफेक्ट, वाई? हमने NaCl को बोला तू भी शो कर ले फ्रेंकेल डिफेक्ट, तू क्यों नहीं करता? बोलता है भाई मेरा कैटायन बहुत बड़ा साइज का है, खाली जगह में पूरा नहीं आता है। Because size of cation is larger which cannot fit into the interstitial site. In which type of defect density decreases? Schottky में. Why Frankel defect does not change the density of the AgCl crystal? क्योंकि इसमें आयोन जाता थोड़ी है, कोई अपनी जगह छोड़ के पड़ोस में बैठ जाता है, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। आप इसकी डेफिनेशन लिख देना। इन विच डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक नॉन पोलर सॉलिड का डिफेक्ट था, जिसमें सारे, मान लो असेंबली में सारे बच्चे खड़े हुए हैं लाइन बना के, अचानक बाहर से एक बच्चा आता है फालतू का, वो यहाँ खड़ा हो जाता है, बाकी लाइनें बनी हुई है उसमें नहीं घुसता, अलग खाली जगह पे बीच में आ जाएगा। अब फालतू के लोग आ जाएंगे तो डेंसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इस डिफेक्ट का नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये कौन सा है? नॉन पोलर सॉलिड का। ऑन हीटिंग क्रिस्टल ऑफ KCl इन पोटाशियम वेपर्स इन क्रिस्टल स्टार्ट एग्जिबिटिंग वॉयलेट कलर, वाई? देखो भाई, ये KCl का सॉलिड था, KCl 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 ClK ClK ClK, मैंने इसके ऊपर पोटाशियम के वेपर्स डाल दिए, इसको देख के क्लोरीन को कुछ कुछ हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। जैसे ही बाहर आएगा तो लैटिस को पकड़ेगा, ओए कहाँ जा रहा है, हमारा नेगेटिव चार्ज तो खराब हो जाएगा। कहते हैं रुको एक सेकेंड, बाहर जाके बोलता है पोटाशियम को, ओए एक इलेक्ट्रॉन दियो जरा, वो K+ और Cl नेगेटिव बनाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आके बैठ जाता है, और ऐसी जगह जो एनायन ने वेकेट करी थी, इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दी, उस जगह का नाम होता है F सेंटर। और ऐसे वेले इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कलर देते हैं कंपाउंड को, इन्हीं की वजह से कलर आता है, क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड होएंगे, लौट के बुद्धू घर को आएंगे, फिर कलर जो खाया था वो बाहर निकालेंगे। सो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ F सेंटर। ऑन हीटिंग क्रिस्टल ऑफ KCl इन पोटाशियम मेक्स वॉयलेट बिकॉज ऑफ F सेंटर। क्या होता है ये? पोजीशन ऑफ एनायन इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन लैटिस। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन आया क्यों था? क्योंकि उनकी न्यूट्रलिटी खराब हो रही थी। सॉलिड कहता है कोई भी डिफेक्ट आए, हमारी न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है।
प्योर NaCl वाइट होता है बट समटाइम्स येलो होता है, ये भी एफ सेंटर की वजह से। सेम टू सेम NaCl में भी ऐसे होता है, एफ सेंटर आ जाते हैं। एफ सेंटर्स आर क्रिएटेड इन विच डिफेक्ट, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, ध्यान देना जरा पे, एक क्लोरीन कम हो गया, पोटाशियम बढ़ गया, ठीक है। तो क्लोरीन अगर हम ओवरऑल देखें तो उतने, अगर पोटाशियम तो बढ़ गया ना एक, इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एफ सेंटर क्रिएट होते हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एफ का मतलब होता है फार्बन सेंटर। आजकल एनसीईआरटी फार्बन सेंटर नहीं लिखती, पहले लिखती थी, अब लिखती है फारबीज, जो मत भी कर लेना, आजकल फारबीज लिखा होता है एनसीईआरटी में। पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो फार्बन सेंटर मिलेगा, जिसका मीनिंग होता है कलर प्रोड्यूसिंग। डिफाइन डिसलोकेशन इन क्रिस्टल। देखो भाई, डिसलोकेशन का मतलब होता है पूरी लाइन ही हिली हुई है। आपकी असेंबली में 10 लाइंस बनी हुई हैं, 10 की 10 ठीक है, जो मतलब 10 लाइंस है, उसमें से एक लाइन ना खिसकी हुई है थोड़ी सी, मतलब आगे का लेवल ठीक नहीं है, उस खिसकी हुई लाइन की वजह से हम बोलेंगे अरे लाइन डिफेक्ट आ गया तुम्हारी असेंबली में। इट इज़ लाइन imperfection which extends along line in crystal or dislocation of atoms or group of atoms। इसका क्या मतलब है, जो शॉर्ट की ने दिखाया था ना, सॉरी फ्रैंकल ने, एक एटम आयोन अपनी जगह से मिस होके खाली जगह में बैठा था, इसको भी डिसलोकेशन कह सकते हैं। या तो एटम हिला हो अपनी जगह से तो डिसलोकेशन, या पूरी लाइन ही हिली हो तो भी डिसलोकेशन कहते हैं। What type of stoichiometric defect is shown by ZNS, Frankel, AGBR, दोनों शॉर्ट की एंड फ्रैंकल। How vacancies are introduced in an ionic solid when cation of higher valence is added as impurity in it। इसका मतलब ये है कि मेरे पास NaCl पड़ा है और मैंने क्या किया, एक चुटकी ऊपर से स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है। एक स्ट्रोंशियम कहता है मैं 2 चार्ज लेके आया हूँ, चलो ये बाहर निकलो, बाहर निकलो, 2 Cl को भी बाहर निकाल देगा। 2 Cl की जगह पे तो 2 Cl आ जाएंगे, बट इन दोनों जगह में से एक पे खुद बैठेगा, एक खाली जगह छूट जाएगी। तो याद रखना, जब भी हम कोई हाई वैलेंसी वाला बंदा लो वैलेंसी वाले सॉलिड में डालते हैं तो वैकेंसीज पैदा हो जाती हैं। इस वैकेंसी की वजह से ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा और इसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? नो। तो फिर आपने क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पड़ा है, वो आगे मूव करेगा तो पीछे खाली जगह रह जाएगी, तो खाली जगह मूव्स यानी कि होल्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी हम इसको पी पॉजिटिव कह देते हैं। देखो, if molten NaCl is doped with small amount of strontium chloride, then each strontium will replace 2 Na plus and occupies one position, leaving other position खाली। So vacancies are created। Number of vacancies कितनी पैदा होंगी? जितने स्ट्रोंशियम आएंगे भाई, नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम 2+ आयोन्स एडेड। और ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। जिस भी सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं, खाली जगह होती है, उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कह देते हैं। Ionic solids which have anionic vacancies due to metal excess defect develop color। अभी तो पढ़ा, metal excess defect में हमेशा F सेंटर पैदा हो जाता है। वही पोटाशियम वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ मैंने NaCl वाला देखा, ये येलो हो जाएगा। अभी बताया। सिमिलरली LiCl का एग्जाम्पल दोगे तो पिंक कलर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी NCERT का ही है ये भी। Cu2O में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होना चाहिए था, बट ये कह रहा नहीं है। क्या हुआ? पक्का कुछ कॉपर कम पड़ गए हैं। कॉपर या कैटायन की डेफिशिएंसी कब होती है? सुनो, कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दिस सब्सटेंस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? इट मींस कुछ कॉपर Cu+ वाले 2 में बदल गए हैं। मान लो, देखो तुम्हें यहां समझाती हूं, ये कॉपर है +1, ये ऑक्साइड पड़ा है, ये +1, ये ऑक्साइड, ये मान लो सीन है आपके उसका कॉपर ऑक्साइड का। और सॉरी यार, +1 करना था, 2 थोड़ी आना था, 2 मिलके हो गया ना। Cu2O का मतलब है कॉपर की वैलेंसी 1 है, तो +1 ये सीन चल रहा है। अचानक से एक कॉपर का G किया, उसने वैलेंसी 2 बना ली, तो लैटिस कहते हैं ओए तूने ये क्या किया, न्यूट्रलिटी खराब होगी। कहते हैं इसको बाहर निकाल दो ना। अब देखो बराबर हो गया कि नहीं। तो इसका आंसर है कुछ कॉपर +1 कॉपर 2+ में बदल गए हैं और उतनी वैकेंसीज पैदा कर दी इन्होंने। इसी की वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अगला, what type of defect arises when a solid is heated। जब भी एक सॉलिड को हीट करेंगे ना, मान लो आप क्लास उसमें स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दो, या फिर आपके असेंबली के टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई, एक आधा बच्चा बेहोश होकर क्लास में चला जाएगा, खाली जगह आ गई। तो जब भी किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट पैदा होता है। अगर वैकेंसी डिफेक्ट होएगा तो डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज होएगी भाई।
तो आंसर है व्हेन सॉलिड इज हीटेड वेकेंसी डिफेक्ट can be created in which certain क्या बोलते हैं constituent may leave the lattice site. This leads to lowering of density of solid. Which of these two CdCl2 and NaCl will produce Schottky defect if added to AgCl? देखो भाई कहते हैं इन दोनों में से किसको ऐड करें कि इसमें डिफेक्ट आ जाए. Ag की वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 है. तुम एक NaCl डालोगे AgCl बाहर निकल आएगा तो कोई वैकेंसी तो हुई ना, डिफेक्ट तो हुआ ही ना. हाँ, कैडमियम क्लोराइड को डालोगे, एक कैडमियम आएगा, 2 सिल्वर को भगाएगा, एक जगह पे खुद बैठेगा, एक को खाली छोड़ेगा, तो ये डिफेक्ट पैदा करेगा. बट NaCl विल नॉट प्रोड्यूस एनी डिफेक्ट. एनालिसिस से पता चला कि निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है Ni 0.98O100. अरे निकल कम कैसे हो गए? यानी कि इसका मतलब ये हुआ थोड़े से निकल 2+ निकल 3+ में बदल गए होंगे. तो क्वेश्चन ही यही है, कितने इसके अंदर Ni2+ है, कितने Ni3+ है. इसको ध्यान से देखो, टोटल निकल की संख्या 98 है. उस 98 में से जो 2+ वाले हैं वो X हैं और 3+ वाले 98 - X हैं. ऑक्सीजन कितने हैं? 100. तुम कहोगे मैम लिखा तो 1 हुआ है. जब मैं इसको 98 ले सकती हूँ तो इसको भी 100 ले सकती हूँ. ऑक्सीजन की संख्या 100 है, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 100 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? 200 नेगेटिव चार्ज. टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? इतने लोगों पे 2, इतने लोगों पे 3, दोनों को कर दो प्लस. 2x + 3 × 98 - X = 200. इन दोनों को 200 के इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज हमेशा टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है. 2x+ सॉल्व करेंगे तो x 94 आ गया. परसेंटेज निकालनी हो तो 94 अपॉन टोटल इंटू 100, तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी. फ्रैक्शन निकालना तो ये फ्रैक्शन है. अब मैं परसेंटेज लिखूँ तो 96 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, और फ्रैक्शन लिखेंगे तो इंटू 100 मत लगाना. नेक्स्ट, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? डिस्क्राइब देयर टाइप्स एंड कंट्रास्ट कंडीशंस. मैकेनिज्म, कंडक्शन मैकेनिज्म. सेमीकंडक्टर इज दैट विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट. सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा. ये 2 टाइप्स का होता है, P टाइप एंड N टाइप. अब यहाँ पे आपको ना कोवलेंट वाला दिखाऊंगी मैं कि कैसे होता है. देखो, मैं पहले इसका था सुनने से पहले एक देख लो. ग्रुप 13 में हमारे होते हैं बाल्गा इंथल, बोरोन, गैलियम. 14 ग्रुप में होते हैं आपके सस्सी जी सानू लेड 2. 15 में होते हैं ना पास हुए सभी. इन सब के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इन सब में, इनमें 4 होते हैं, इनमें 3 होते हैं. अब मैंने आपको बोला सिलिकॉन के अंदर बोरोन की डोपिंग कर दो. सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बोरोन डाल दो, तो बोरोन कहता है मैं ना 3 इलेक्ट्रॉन लाया हूँ. सिलिकॉन कहता है हाँ 4 बॉन्ड बनाने थे, हमारे घर में तो 4 बॉन्ड बनते हैं, तू बाहर से आया है. कहता है मैं क्या करूँ, मैं 3 इलेक्ट्रॉन लाया हूँ. तो कहता है एक वेकेंट स्पेस छोड़ दे, तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा. मीन्स कम इलेक्ट्रॉन वाला जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले के घर जाएगा तो होल्स पैदा होंगे और वो P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. और अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन को जा बेटे तू चला जा सिलिकॉन के घर, तो सिलिकॉन के घर जाके बोलेगा ये 4 बॉन्ड बना रहे थे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे. फास्फोरस कहता है भैया मैं ना 5 बॉन्ड बनाऊंगा, सॉरी ना जो भी है नाइट्रोजन फास्फोरस. तो ये सिलिकॉन कहता है चल चुपचाप 4 बॉन्ड बना ले, बड़ा आया 5 बॉन्ड बनाने वाला. कहता मैं 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करूँगा, छोड़ दे ऐसे ही लैटिस में. अब इसके लैटिस में बड़े सारे इलेक्ट्रॉन वेले घूम रहे होंगे, इसकी वजह से ये N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा. तो हमने क्या सीखा, जब हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला कम के घर पे आएगा तो वो N टाइप बनेगा, कम इलेक्ट्रॉन वाला ज़्यादा वाले के घर जाएगा तो P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. ठीक है, ये सारी कथा यहाँ समझाई हुई है, लेकिन इसका क्वेश्चन है ये, क्लासीफाई फॉलोइंग एज N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर. जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम, यानी कि जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर इंडियम आया 3 वाला, ओहो P टाइप. जो आने वाला होता है ना उसकी शक्ल देखते हैं, इसको मत देखो. ये देखो भाई तू 3 एक कम इलेक्ट्रॉन लाया है, एक तो P टाइप है. अगला बोरोन डोप्ड विद सिलिकॉन, बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन आया बाहर से 4 वाला, यानी कि बाहर से जो बंदा आया उसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सीधा लिख दो N टाइप, दिमाग लगाना ही नहीं. जो आता है ना बाहर से बस उसकी शक्ल घूर के देखनी होती है, भैया तू कितने इलेक्ट्रॉन लाया है, तू ज़्यादा लाया है तो N टाइप है, कम लाया है तो P टाइप है, बात ही खत्म होगी. नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ बैंड थियरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. भाई देखो, बैंड थियरी से पहले ये तो पता होना चाहिए ना बैंड बनता कैसे है. बैंड कैसे बनता है सुनो.
मान लो हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। ऐसे लिथियम के टुकड़े में लिथियम तो अरबों खरबों होंगे, कितने मिलियन ट्रिलियन होंगे। तो इनका जो बाहर वाला ये है ना 2s1 इलेक्ट्रॉन, सारे मिलके ना इकट्ठे कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होके एक बैंड बना देते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलके क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल बना देते हैं, जिसको हम बैंड कहते हैं। इस बैंड का नाम है वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? 2s के बाद किसकी बारी आती है? 2p की। अब ये 2p खाली पड़ा है, ये भी अपना बैंड बना लेंगे। इस खाली बैंड का नाम है कंडक्शन बैंड। सो ऑलवेज रिमेंबर, वैलेंस बैंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स, और कंडक्शन बैंड होता है नेक्स्ट हायर एम्प्टी ऑर्बिटल के बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अगर तो दोनों के बैंड के बीच में कोई भी अंतर ना हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गेड़ी मार सकते हैं, इसे हम कंडक्टर कहते हैं। अगर सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसको फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है फॉरबिडन गैप। तो इसके बीच में गैप अगर छोटा है, इस मान लो सिलिकॉन है ये, इसके सिलिकॉन को ज़रा सा गर्म करो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, तो ये सेमीकंडक्टर होता है। जो रूम टेम्परेचर पर तो बैड कंडक्टर है, बट थोड़ा सा हीट करने पर कंडक्टर बन जाए, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके बीच में फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आपकी वो लगा लो, वुड लगा लो, वुड भस्म हो जाएगी बट करंट नहीं कैरी करेगी, ठीक है। सो इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत गैप होता है, हीट भी करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, इसे हम कहते हैं इंसुलेटर। अब आपको बैंड का पता भी चल गया, बैंड के बीच में गैप्स का भी पता चल गया। नेम अ सॉल्ट विच इज एडिड टू AgCl सो एज टू प्रोड्यूस कैटायन वैकेंसीज। भाई देखो, AgCl में वो डिफेक्ट पैदा करेगा जिसकी वैलेंसी इससे ज़्यादा होगी। CdCl2 भी लिख सकते हो, AlCl3 भी लिख सकते हो, स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी लिख सकते हो। भाई ज़्यादा वैलेंसी वाला होना चाहिए। ये IIT में क्वेश्चन आया था और ये आपके NCERT की बैक एक्सरसाइज में भी है। इफ़ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ mole% ऑफ SrCl2, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। इस लाइन का मीनिंग है कि 100 मोल ऑफ NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल डाले। 100 moles of NaCl doped with 10⁻³ moles स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो 1 मोल में कितने होंगे? 10⁻⁵ मोल्स स्ट्रोंशियम क्लोराइड। वैकेंसीज कितनी प्रोड्यूस होंगी? जितने आपने स्ट्रोंशियम डाले हैं, यानी कि इतनी। सो मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दोज in which domains are randomly arranged and are weakly attracted by the external magnetic field। देखो भाई, तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। ये रहा मेरा मैग्नेट, मैं एक सब्सटेंस इसके पास लाई तो चिपक गया इसकी तरफ, लेकिन धीरे से चिपका, उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। पहले तो ये सोचने वाली बात है भाई, तो चिपका क्यों? इसके अंदर जरूर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए मैंने अनपेयर्ड बोला। दुनिया के जिस भी सब्सटेंस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है, मान लो डायामैग्नेटिक है, मैं इसके पास लाई दूर दूर दूर, मैं जैसे ही इसको पास लाऊंगी ना, मैग्नेट भी दूर दूर जाता जाएगा, ये रिपेल्ड होता है। क्यों हो रहा है भाई? अरे इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। अच्छा, फिर मैं आयरन को लेके आई मैग्नेट के पास, जोर से चिपक गया, तो हमने कहा तेरे को क्या हुआ भैया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरा में भी थे, तेरे में ऐसी क्या खास बात है? आयरन में एक खास बात है, आयरन के जो मेटल के आयोन्स होते हैं ना, यानी कि कर्नल्स होते हैं आयरन, ये गुच्छे बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। यानी कि जो मेटल के आयोन्स होते हैं, मेटल के आयोन्स वो आपस में क्लस्टर बना लेते हैं, इकट्ठे होके डोमेन्स बना लेते हैं। और ये सारे डोमेन जो है ना मैग्नेट के होते ही एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, सीधे खड़े हो। यार इतने सारे डोमेन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट तो बड़ा ज़्यादा होगा। दैट्स वाई दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे कि अपना O2 भैया। रीज़न क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसमें डोमेन्स है ना रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, मतलब कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, इनमें ना आपस में कैंसलेशन होती रहती है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा कम होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जोर से अट्रैक्ट होंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। आप इसको मैग्नेटिक मोमेंट्स भी कह सकते हो, डोमेन्स भी कह सकते हो।
डोमेन सारे एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, सबका एडअप हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है, दो मैग्नेट आपस में जोर से अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फेरी मैग्नेटिक। देखो नाम से लग रहा है फेरी, फेरो फेरो इतनी जोर से अट्रैक्ट करेगा, फेरी थोड़ा करेगा। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच हैव लोअर मैग्नेटिक मोमेंट देन एक्सपेक्टेड। उम्मीद तो हमने करी थी तुम फेरो बनेगो, लेकिन तुम बन गए फेरी। क्या हुआ तुमको? इनके मैग्नेटिक मोमेंट अगर 3 और 3 6 एक लाइन में है तो 3 ऑपोजिट में हो जाएंगे। उसमें याद है फेरो में सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में जाते थे, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अनइक्वल नंबर में, तो 3 की 3 से तो कैंसिलेशन होगी, थोड़ा सा बच गया बेचारे का। दैट्स वाई इट इज़ नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल है Fe3O4, फेराइट्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एक आयरन को टाके मैग्नीशियम लगा दें फेराइट बन जाएगा। मतलब इसका आंसर ये भी है और फेराइट्स भी है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनके अंदर तो पड़े थे बड़े सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट इन्होंने रिपेल किया मैग्नेटिक फील्ड को। हमने कहा तुम्हें क्या हुआ भैया? इसमें जो डोमेन्स थे ना ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन थे इक्वल नंबर में, कि काट दिया सबने एक दूसरे को, इसलिए इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, तो मैग्नेट इसके पास लाए तो ये रिपेल हो गए, अट्रैक्ट ही नहीं हुए। इसका आंसर है मन्नो आंटी। एंटी को बोला आंटी, MnO2 को बोला मन्नो, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमें एग्जाम में भूल जाता है। मन्नो, दोनों है, मन्नो भी है मन्नो2 भी है, मन्नो आंटी। ओके। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अभी तो बोला विच आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई impurity doped silicon is semiconductor because of presence of electrons या hole. Some of the ancient glass monuments are milky. Why? Because of crystallization has taken place. Very old glass window panes thick होती हैं बॉटम पे, क्योंकि उन्होंने समय के साथ साथ फ्लूइडिटी शो करी है बड़ी स्लोली, क्योंकि ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है या सूडो सॉलिड होता है। फास्फोरस डोप्ड विद सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। देखो अगर फास्फोरस में सिलिकॉन की डोपिंग करेंगे तो क्या होगा? फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाहर से आया उसके कम है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन HCP array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral voids are occupied by the ferric ions. देखो कुल मिला के कह रहा है कि जो लैटिस है ना वो बना ऑक्सीजन का, जो लैटिस बनाता है उसके चरणों में 1, और कहता है 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टा का नाम का 1 लगेगा, 2/3 ऑफ 1 कर दो, ये आ जाएगा Fe2O3 फॉर्मूला, वही पुराना तरीका। क्यूरीज पॉइंट क्या होता है? क्यूरीज पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करो ना वो पैरा बन जाता है। क्यों? फेरो में सारे डोमेन्स ऐसे होते हैं, जैसे हीट करते हो डोमेन्स आधे टेढ़े हो जाते हैं, तिरछे रैंडम हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक की निशानी है। नील्स पॉइंट वो होता है जिसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा हो जाता है। याद है एंटी वाला तो अट्रैक्ट नहीं होता था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन गर्म करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट, फूल्स गोल्ड क्या होता है? FeS2 को फूल्स गोल्ड कहते हैं, मूर्खों का सोना। ये चमकता है सोने की तरह बट है नहीं गोल्ड। पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर, लेड जिरकोनेट। Fe0.95O को वस्टाइट कहते हैं, FeO ये वाले फॉर्मूले वाले को। स्पाइनल क्या होता है? स्पाइनल का जनरल फॉर्मूला होता है Ab2O4। A कौन है? जिसके ऊपर 2 चार्ज होगा। P कौन है? जिस पे 3 चार्ज है। O कौन है? जिस पे 2 नेगेटिव चार्ज है। जो O है वो लेटिस बनाएगा, ठीक है, और जो 2 पॉजिटिव है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, 3 पॉजिटिव वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड। हाँ, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितने यूनिट सेल होंगे। इसका फॉर्मूला है नो मज़ा। नो स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो नंबर, मज़ा में M स्टैंड्स फॉर मोलर मास, Z रैंक, हमको पता ही है। नो मज़ा वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर 10 ग्राम में पूछेगा तो इंटू 10 कर देना, बिकॉज दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर ओनली 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड। 13-15 कंपाउंड्स क्या होते हैं? ग्रुप 13 यानी कि बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम का कंपाउंड ग्रुप 15 यानी कि ना पास हुए सभी के साथ बनेगा, उसको हम कहते हैं 13-15 कंपाउंड्स। Bp बोरोन 13 ग्रुप को बिलोंग करता है, P 15 को करता है, Al, Bn एट्सेट्रा। 12-16 कंपाउंड्स क्या होते हैं? ग्रुप 12 के कंपाउंड्स हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। जब इनका बॉन्ड 16 ग्रुप यानी कि ओस से टेपो ऑक्सीजन के साथ बनता है या सल्फर के साथ, उस कंपाउंड को हम कहते हैं 12-16 कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद है, देख रही हूँ कुछ और है,
इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन स्कूल वाले कई बार पूछ लेते हैं। इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स जो अंदर से पैदा होते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो खाली इम्प्योरिटी वाला करते हैं ना। सो नो अदर सब्सटेंस इज एडिड फ्रॉम आउटसाइड। फ्रैंकल और शॉर्ट की इंट्रिंसिक होते हैं, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप पैदा होते हैं। ठीक है। हाँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, वापस लौट के नहीं आएंगे वो। ठीक है। और इनमें से तो कुछ भी नहीं है सिलेबस में। लेट मी फाइंड आउट इफ एनी अदर क्वेश्चन इज लेफ्ट। दीज आर द डीपीटीज के क्वेश्चन एनसीईआरटी के वैसे मैक्सिमम तो कवर कर दिए मैंने। ठीक है, डीपीटीज फिर किसी और दिन करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। एग्जाम में मुझे लगता है इतने से काम चल जाएगा आपका फर्स्ट यूटी में। अगर कुछ क्वेश्चन रहते होंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम एक और बना देंगे। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत सारी स्टडी करो।